बनने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट ईयर में ही इंस्टाग्राम बायो में एडवोकेट लिखना। पॉइंट नंबर 2, हर आर्ग्यूमेंट को ये कह के खत्म करना कि चल चल मुझे मत सिखा, मैं लॉ स्टूडेंट हूं ना, मुझे तुझसे ज्यादा पता है। एंड पॉइंट नंबर 3, अपने आसपास के सारे लोगों से ये सुनना कि तुम लॉ कर रहे हो ना यार, अगर कुछ कांड कर दूं तो मेरा केस प्लीज फ्री में लड़ेगा ना। अरे इतना भी सच नहीं बोलना था, 5 रुपए काटो रे ओवर एक्टिंग का। लाइट्स कैमरा एक्शन। लीगल फील्ड में सक्सेसफुल बनने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, पढ़ाई, प्रैक्टिस और पर्सनालिटी। पढ़ाई यानी लॉ की थ्योरेटिकल नॉलेज, जो कि आप लॉ स्कूल में ही ले लेते हैं। कौन सा लॉ क्या कहता है, किसी लॉ को बनाने के पीछे क्या रीजंस हैं, हर एक्ट में जो वर्ड्स, जो लैंग्वेज यूज की गई है उसके पीछे लॉ मेकर्स का क्या इंटेंशन रहा होगा, कौन से लॉज में हमें चेंजेस करने की जरूरत है और कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनमें हमें नए लॉज लेकर आने चाहिए। ये सब कुछ आप थ्योरी पार्ट में कवर कर लेते हैं, थैंक्स टू योर प्रोफेसर्स एंड योर फ्रेंड्स हु टीच यू इन लॉ स्कूल। प्रैक्टिस मतलब लॉ की रियल लाइफ वर्किंग को समझना, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सीखना। आपका लॉ स्कूल में पढ़ा हुआ लॉ कोर्ट्स में, ट्रिब्यूनल्स में, लॉ फर्म्स में, कॉर्पोरेट्स में, एनजीओज में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कैसे यूज होता है, और ये स्किल आप सीखते हैं मोस्टली इंटर्नशिप्स के थ्रू। और पर्सनालिटी मतलब वो सॉफ्ट स्किल्स, वो पर्सनालिटी ट्रेट्स अपने अंदर इनकलकेट करना जो एक काबिल लीगल प्रोफेशनल में होने चाहिए, जैसे लैंग्वेज में फ्लुएंसी, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क, लीडरशिप, पंक्चुअलिटी, टाइम मैनेजमेंट, आप कैसे ड्रेसअप होते हैं, कितने अच्छे से आप नेटवर्किंग कर पाते हैं, कैसे आप लीगल मार्केट में अपनी वैल्यू और रिलेवेंसी को मेंटेन रख पाते हैं, ये सब। और आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिकल स्किल भी या तो इंटर्नशिप से सीखते हैं या फिर क्लासरूम एक्टिविटीज के थ्रू। नो डाउट लीगल इंटर्नशिप्स आपको काफी कुछ सिखाती हैं और आपकी लॉ स्कूल की क्लासेस भी, लेकिन इंटर्नशिप्स के लिए आपको वेकेशंस का वेट करना पड़ता है और क्लासरूम एक्टिविटीज जैसे क्लास प्रेजेंटेशंस, डिबेट्स, असाइनमेंट्स, ये सब इतने फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं और ना ही आपको इनमें एक लार्ज स्केल कॉम्पिटिटिव एक्सपोजर मिलता है। तो अगर आप लॉ की प्रैक्टिकल स्किल लर्निंग और अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सिर्फ इंटर्नशिप्स और क्लास एक्टिविटीज पर ही डिपेंडेंट रहेंगे तो आप लीगल मार्केट में कभी भी एक फ्रेशर के तौर पर कॉम्पिटिटिव एज हासिल नहीं कर पाएंगे। हर साल हजारों लॉ स्टूडेंट्स इंडिया में ग्रेजुएट होते हैं, तो आप में क्या स्पेशल है, बाकी कॉम्पिटिटर्स से आपने क्या यूनिक या एक्स्ट्रा अचीव किया है, ये सवाल अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है। इस सवाल का एक परफेक्ट जवाब है कंटिन्यूअसली अपने आप को अपस्किल करते रहना, इंप्रूव करते रहना, एक एक्टिव लॉ स्टूडेंट बन के रहना। और उसके लिए वेकेशंस का इंतजार करने की क्या जरूरत है, जब आप सेमेस्टर के दौरान ही अलग अलग लॉ बेस्ड कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करके ये अचीव कर सकते हैं। और ऐसा करने से आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। फायदे की बात हो और हम लॉ स्टूडेंट्स आगे ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हे एवरीवन, आई एम कीर्ति एंड यू आर वेलकम टू लॉ स्पेक्टर्स। आज के वीडियो में हम लीगल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के फायदे जानेंगे और साथ ही 15 ऐसे टाइप के लीगल कॉम्पिटिशन्स के बारे में बात करेंगे जिनमें आपको एक बार जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एरिया इन लॉ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। जल्दी से लीगल कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने के फायदे जान लेते हैं। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, हम कुछ मेजर बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपकी लीगल स्किल्स हाईली इंप्रूव होती हैं, जैसे लीगल रिसर्च, लीगल राइटिंग, लीगल प्रैक्टिकल नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग, समराइजिंग एंड एलैबोरेशन ऑफ लीगल कंटेंट। और नॉन लीगल स्किल्स भी, जैसे प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, नेटवर्किंग वगैरह। लीगल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करके आप टाइम टू टाइम नई स्किल्स सीखते हैं और उन सीखी हुई स्किल्स को टेस्ट भी करते हैं बाय कंपीटिंग ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। आपको पता चलता है कि आप स्किल लेवल में कहाँ स्टैंड करते हैं और ये इम्प्रूव करते रहने के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसके साथ ही आपको आउटर लीगल वर्ल्ड का, कोर्ट प्रोसेसेस का एक्सपोजर मिलता है। यू मीट न्यू पीपल एट कॉम्पिटिशन वेन्यूज, जिनमें से कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी होते हैं। सो इफ यू परफॉर्म वेल एंड दे नोटिस यू कैन ग्रैब एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी एज वेल। ये सारे कॉम्पिटिशन्स को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आते हैं और को करिकुलर्स आपके सीवी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। So participating in these competitions becomes important from job perspective as well. Participating in these competitions shows to the employee that you were an active law student and passionate about legal field. आइए देखते हैं कि कौन कौन से लीगल कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होते हैं लॉ स्टूडेंट्स के लिए और आपके लिए कौन से कॉम्पिटिशन्स बेस्ट रहेंगे। नंबर 1 इज मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स। मूट कोर्ट्स के बारे में आई थिंक हर लॉ स्टूडेंट को पता ही होता है। ये टीम बेस्ड कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिनमें आपको एक फिक्शनल केस प्रेजेंट करना होता है, अपील बेस्ड। सारा सेटअप एक डमी कोर्ट जैसा होता है। यूजुअली 3 मेंबर्स की टीम बनाते हैं आप, 2 स्पीकर और एक रिसर्चर।
दोनों स्पीकर्स केस को प्रेजेंट करते हैं जज के सामने बेस्ड ऑन द केस फाइल दैट यू हैव मेड, जिसे हम मेमोरियल कहते हैं, और आपको इन 6 फैक्टर्स के बेसिस पे मार्क किया जाता है। मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स इंट्रा यूनिवर्सिटी भी होते हैं, इंटर यूनिवर्सिटी भी होते हैं और नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी। अगर आपको मूटिंग के बारे में डिटेल में सब कुछ सीखना है तो आप हमारी मूड कोर्ट सीरीज को जरूर चेकआउट कीजिए, जो कि है बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। इस 11 एपिसोड की सीरीज में हमने मूड कोर्ट से रिलेटेड हर छोटी से छोटी डिटेल कवर की है। लिंक इज विजिबल अबव एंड इन द डिस्क्रिप्शन। मूड कोर्ट्स में आपको क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसके कितने बेनिफिट्स हैं, इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जरूर देखिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फ्रैंकली मूड कोर्ट्स में पार्टिसिपेट किए बिना आपकी लॉ स्कूल की जर्नी अधूरी है। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट एरिया में इंटरेस्टेड हो, किसी भी लीगल फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, मूड कोर्ट एक्सपीरियंस इज गोना टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करिए ना करिए, मूड कोर्ट में जरूर करिए। नंबर 2 इज मॉक ट्रायल्स, जिन्हें ट्रायल एडवोकेसी कंपटीशन भी कहा जाता है। ये भी एक टीम बेस्ड कंपटीशन होता है जिसमें आपको अपने केस को बिल्कुल वैसे ही प्रोसीजर से शोकेस करना होता है जैसे लोअर कोर्ट में ट्रायल्स होते हैं। लेकिन मूड कोर्ट और मॉक ट्रायल में क्या डिफरेंस है? मूड कोर्ट्स में आप अपील बेस्ड केस प्रेजेंट करते हैं और मॉक ट्रायल्स में आप ओरिजिनल सूट का ट्रायल प्रेजेंट करते हैं। मूड कोर्ट्स में क्या होता है, बेंच के सामने दोनों स्पीकर्स अपना केस आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करेंगे, बीच बीच में जजेस उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, वो जवाब देंगे, देन यू से द प्रेयर एंड दैट्स इट। वहीं मॉक ट्रायल्स में प्रोसेस जरा इलैबोरेट होता है। यू हैव प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस एडवोकेट्स, विटनेसेस, जजेस, यू प्रेजेंट द केस, टेस्टिफाई द विटनेसेस, क्रॉस एग्जामिन, बेसिकली दे रेप्लिकेट द ट्रायल कोर्ट। मूड कोर्ट्स में आप सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पर बात करते हैं, लेकिन मॉक ट्रायल्स में आप क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स पर भी बात करते हैं। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। मूड कोर्ट और मॉक ट्रायल दोनों ही इफेक्टिव लीगल एक्सरसाइजेस हैं। अगर आप इनमें एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं तो आप इंडियन कोर्ट्स का डेकोरम और प्रैक्टिकल लॉ की बारीकियां बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, स्पेशली इफ यू वांट टू गेट इनटू लिटिगेशन। लेट मी नो इफ यू वांट अ कंप्लीट सीरीज ऑन मॉक ट्रायल कंपटीशन प्रिपरेशन। कंपटीशन नंबर 3 इज लीगल रिसर्च पेपर राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग और एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स। अगर आपको टाइम पर लीगल रिसर्च, क्रिटिकल थिंकिंग और लीगल राइटिंग को सीखते रहना है, इंप्रूव करते रहना है, अपना लेवल टेस्ट करना है अगेंस्ट हंड्रेड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, देन दीज आर द कॉम्पिटिशन्स यू शुड पार्टिसिपेट इन। इसमें आपको लिमिटेड डेज के अंदर एक पर्टिकुलर थीम या टॉपिक पर रिसर्च पेपर, एसे या आर्टिकल लिखना होता है एज पर द कॉम्पिटिशन गाइडलाइंस। आपको जिस भी सब्जेक्ट एरिया में इंटरेस्ट है, आप उस थीम वाले कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस टाइप के कॉम्पिटिशन सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं एज कम्पेयर टू अदर लॉ बेस्ड कॉम्पिटिशन्स, और अगर आपका रिटन वर्क सिलेक्ट हो जाता है तो ऑर्गेनाइजर्स उसे आपके नाम के साथ अपने लॉ जर्नल, वेबसाइट या ब्लॉग पे पब्लिश करते हैं। आपको कंपटीशन का एक्सपीरियंस भी मिलेगा, जीते तो प्राइज भी मिलेगा और साथ में पब्लिकेशन भी। हुआ ना 2 in 1 एडवांटेज। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपटीशन इज क्लाइंट काउंसलिंग। ये ऑन द स्पॉट कंपटीशन होता है। क्या करना होता है? ऑर्गेनाइजर्स आपको एक स्टूडेंट प्रोवाइड करेंगे हु विल एक्ट एज अ क्लाइंट। वो आपको अपनी प्रॉब्लम बताएगा और आपको उसे प्रॉपर लीगल एडवाइस देनी है, स्टेप बाय स्टेप। जितनी लीगली करेक्ट और प्रैक्टिकल आपकी एडवाइस होगी, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके जीतने के। आपको सबसे पहले अपने क्लाइंट का प्रॉपर इंटरव्यू लेना होता है पेशेंस के साथ। मेक श्योर यू नो ऑल द फैक्ट्स एंड द कोर प्रॉब्लम। उसके बाद आपको अपने क्लाइंट की लीगल और नॉन लीगल दोनों नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, समझना है और उसे रिजॉल्व करना है। इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करके आप सीखते हैं कि लॉयर क्लाइंट रिलेशनशिप कैसा होता है, आपको क्लाइंट से कैसे बात करनी चाहिए, रैपो कैसे बिल्ड करनी है, क्लाइंट क्या रिलीफ चाहता है, उस बेसिस पर उसके केस में क्या क्या लीगल ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके पास, बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ये सब आपको बताना होता है। कभी कभी क्लाइंट पैनिक स्टेट में होता है तो उस केस में उन्हें कैसे काम डाउन करना है, हाउ टू डील फर्दर विद द क्लाइंट, और अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को रिटेन कैसे करना है। ऑल दिस इज बोथ अ साइंस एंड आर्ट, एंड क्लाइंट काउंसलिंग कॉम्पिटिशन से आप इस आर्ट को सीखने की शुरुआत कर सकते हैं। आपको लिटिगेशन में जाना हो, कॉर्पोरेट लॉयर बनना हो या किसी भी लीगल फील्ड में करियर सेटअप करना हो, क्लाइंट काउंसलिंग इज समथिंग यू हैव टू लर्न। लीगल इंडस्ट्री हाईली अप्रिशिएट्स दिस स्किल, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Search for the latest client counseling competition near you and register. Competition number 5, judgment writing competition. लॉ में जितना जरूरी एक लॉयर के पर्सपेक्टिव से केस को समझना है, उतना ही जरूरी है एक जज के नजरिए से केस को देखना। वो कहते हैं ना, एक अच्छा लॉयर वही है जो जज का माइंड रीड कर सकता है और उसकी लीगल आइडियोलॉजी को समझ सकता है। और वो आप कैसे सीखेंगे? उनके लिखे हुए जजमेंट्स पढ़ के और जजमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं ये सीख के।
ये कॉम्पिटिशन्स ऑन द स्पॉट भी होते हैं एंड एंट्री बेस्ड भी, यानी कि आपको कुछ दिन का टाइम दिया जाता है सबमिट करने के लिए। जजमेंट राइटिंग कॉम्पिटिशन्स में आपको एक केस ब्रीफ दिया जाएगा जिसमें केस के फैक्ट्स लिखे होते हैं और साथ ही दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट्स भी लिखे होते हैं और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपको एक जजमेंट ड्राफ्ट करना होता है। अगर आप लिटिगेशन में जाने का सोच रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिसर्च असिस्टेंट बनना है एंड स्पेशली अगर जुडिशियल सर्विसेज में जाना है तो आपको जजमेंट राइटिंग कॉम्पिटिशन्स में जरूर ही पार्टिसिपेट करना चाहिए। नंबर 6 इज लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग कॉम्पिटिशन, जिन्हें पॉलिसी ड्राफ्टिंग कॉम्पिटिशन भी बोला जाता है। इसमें आपको एक लीगल टॉपिक दिया जाएगा जिस पे अभी फिलहाल लॉ नहीं बना है और आपको उस लीगल इशू की सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने वाला और लीगल सॉल्यूशन देने वाला एक बिल या पॉलिसी, जो भी आप कह लो, वो ड्राफ्ट करके देनी होती है और उस बिल का प्रेजेंटेशन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने जिस लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग कॉम्पिटिशन के लिए एनरोल किया था उसमें हमें सरोगेसी रेगुलेशन बिल ड्राफ्ट करना था। उस टाइम सरोगेसी पर काफी डिबेट चल रही थी। बेसिकली आपको वही टॉपिक्स दिए जाते हैं जो चर्चा में हो या फिर जिन पर कोई लॉ आने वाला हो या फिर जिस फील्ड में कोई लॉ आना चाहिए। आपको थीम दी जाती है और कुछ दिन का टाइम मिलता है फाइनल एंट्री सबमिट करने के लिए। अगर आपको लेजिस्लेशंस को डिटेल में समझना है, कोई लॉ क्यों बना, किन लोगों पर अप्लाई होगा, क्या वो लॉ सच में प्रोग्रेसिव है, उस लॉ में इतना पनिशमेंट या फाइन क्यों डिसाइड किया गया है, कोई लीगल वर्ड ऐसे यूज हुआ है तो क्यों हुआ है, सम अप करूं तो एक बहुत फेमिलियर वर्ड निकल के आता है, लेजिस्लेटिव इंटेंट। आप किसी भी लॉ का इंटेंट समझना सीख पाएंगे ऐसे कॉम्पिटिशन्स के थ्रू। अगर आपको पॉलिसी मेकर्स की तरह सोचना, रिसर्च करना, लॉ को फॉर्मुलेट करना सीखना है, देन दीज आर द बेस्ट कॉम्पिटिशन्स यू कैन गो फॉर। I personally enjoyed this activity a lot in law school. Let's move on to the next one, the ADR based competitions, यानी कि मीडिएशन, नेगोशिएशन, आर्बिट्रेशन कॉम्पिटिशन्स। ये खासकर उनके लिए जिनको ADR फील्ड में इंटरेस्ट है। इनमें आपको आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन के प्रोसीजर्स को अच्छे से समझना होगा और दिए गए केस के बेसिस पे प्रोसीड करना होता है। ये तीनों ही टीम बेस्ड कॉम्पिटिशन्स हैं और हर टाइप के कॉम्पिटिशन का फॉर्मेट बिल्कुल अलग अलग है। If you want training videos for these type of competitions, let me know in the comments. Competition number 8, legal debates और extempores. ये competitions टेस्ट करते हैं आपकी speaking skills, your presentation, आपकी legal knowledge, right application of that knowledge, आपका critical thinking level and your stage confidence. और ये सारी skills आपको सीखनी ही चाहिए if you want to build a successful career in law. लीगल डिबेट फॉर्मेट में आपको थीम पहले से पता होती है, सो यू गेट अ कंसिडरेबल टाइम टू प्रिपेयर योर स्पीच। लेकिन एक्सटेम्पोर्स में आपको ऑन द स्पॉट टॉपिक दिया जाता है, सो यू हैव टू बी बिट मोर स्पॉन्टेनियस। लीगल डिबेट से आप सीखते हैं एक ही इशू को दोनों साइड से प्रेजेंट करना और डिफेंड करना, विच इज वेरी क्रूशियल टू लर्न एज अ लॉयर। कोई साइड कितनी ही वीक क्यों ना हो, यू शुड नो हाउ टू डिफेंड। मोस्टली डिबेट टॉपिक्स एक्सट्रीम्स में ही डिवाइडेड होते हैं। XYZ लॉ अच्छा है या बुरा, XYZ लॉ आना चाहिए या नहीं, तो यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम बोथ साइड्स। एंड डिबेट्स में तो आई थिंक हर लॉ स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर करियर चॉइसेस। कम ऑन, वी लॉयर्स आर मेंट टू ओन द स्टेज या। अगला जो कंपटीशन है वो काफी पॉपुलर है, ना सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स में बल्कि स्कूल स्टूडेंट्स में भी। इट इज मॉडल यूनाइटेड नेशंस। इस कंपटीशन फॉर्मेट में है बहुत सारा इंटरैक्शन, बहुत सारी डिप्लोमेसी एंड इक्वल अमाउंट ऑफ फन। इसमें आप एक कंट्री या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ डेलीगेट और दिए गए इशू पर चर्चा करते हैं, अपने ओपिनियंस रखते हैं बेस्ड ऑन योर कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी, फैक्ट्स एंड इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। और इसमें एंड गोल होता है मेजॉरिटी वोट्स के साथ एक फाइनल रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल लॉज, फ्यूचर में UN या किसी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहते हैं, IFS ऑफिसर बनना चाहते हैं, या नॉर्मली ही आपको MUNs में मजा आता है, देन डू पार्टिसिपेट टू लर्न डिप्लोमेसी स्किल्स, इफेक्टिव स्पीकिंग, टू लर्न हाउ द UN वर्क्स। और आपको इंटरनेशनल लॉ की कौन सी ब्रांच ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है ये भी आप जान सकते हैं। इस कंपटीशन में भी आपको कुछ दिन का टाइम मिलता है प्रिपेयर करने के लिए बिफोर यू गेट टू द प्रेजेंटेशन वेन्यू। इस कंपटीशन में ये टेस्ट किया जाता है कि आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की कितनी समझ है। हाउ कैन यू यूज कोऑपरेशन एंड डिप्लोमेसी टैक्टिक्स टू कम एट अ कंक्लूजन। आपकी स्पीकिंग स्किल्स के साथ साथ आप कितना नाप तोल कर बोलते हैं वर्ल्ड स्टेज पर, ये भी देखा जाता है। प्लस आपका कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटी, नेगोशिएशन स्किल्स, एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड योर राइटिंग एबिलिटीज। सो गेट अ मन रजिस्ट्रेशन ASAP। नंबर 10 इज यूथ पार्लियामेंट। जैसे MUNs यूनाइटेड नेशंस के वर्किंग फॉर्मेट पर बेस्ड होते हैं, वैसे ही यूथ पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन्स में एक मॉक पार्लियामेंट सेटअप प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को।
along with the exposure to the parliament type debate. उनको एक नेशनल इशू दिया जाता है जिस पे उन्हें डिस्कस करना है, अपने ओपिनियंस देने हैं, डिबेट करनी है, ग्रुप डिस्कशन करना है if needed, and this offers a chance for the creation of a community to discuss and come up with possible solutions. बिल्कुल वैसे ही जैसे लोकसभा में होता है। नेशनल यूथ पार्लियामेंट रीजनल लेवल से स्टार्ट होकर नेशनल लेवल तक जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ये कंपटीशन इसलिए कंडक्ट करवाती है ताकि यंग स्टूडेंट्स नेशनल इश्यूज पर इंट्रोस्पेक्ट करें और अपने ओपिनियंस प्रेजेंट करें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, पार्लियामेंट की वर्किंग को समझें, पॉलिटिक्स और लॉ मेकिंग में उनकी रुचि डेवलप हो, वो कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकिंग सीखें, लीगली और सोशली अवेयर हों। फॉर लॉ स्टूडेंट्स दिस इज अ मस्ट ट्राई कॉम्पिटिशन। आप अगर आगे चलकर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करेंगे, सम ऑफ यू माइट जॉइन पॉलिटिक्स, सिविल सर्विसेज, जुडिशियल सर्विसेज, तो ये एक्सपीरियंस वहां आपके बहुत काम आएगा लेजिस्लेटिव इंटेंट को समझने में। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां जाके रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशन और ये स्किल लीगल इंडस्ट्री में काफी डिमांड में रहती है। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग कॉम्पिटिशन। लॉ स्कूल में हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लॉ की थ्योरी पढ़ते हैं, बट एक रियल कॉन्ट्रैक्ट स्क्रैच से कैसे ड्राफ्ट होता है, हाउ द लैंग्वेज हैज टू बी यूज्ड, ऑल दिस इज हार्डली टॉट टू अस। तो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग कहाँ से सीखें? कुछ स्टूडेंट्स कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स के दौरान सीखते हैं, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू। कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग कंपटीशन एक बहुत अच्छा चांस है अपनी कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग स्किल्स को टेस्ट करने का। यू compete with other participants, your contract is judged by professionals, और एक तरह से आपको पता चल जाता है कि आप अभी किस लेवल का सीख पाए हैं। कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग के अलावा आपको और भी कई तरह के ड्राफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स मिलेंगे, जैसे पेटिशन ड्राफ्टिंग, बेल एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग, नोटिस ड्राफ्टिंग, पेटेंट एप्लीकेशन ड्राफ्टिंग एंड सिमिलर वंस। ये प्रैक्टिकल कॉम्पिटिशन्स आपको कई तरह की इंडस्ट्री स्किल्स सिखा सकते हैं, which in turn give you an edge over the others. And trust me, employers love such applicants who already know most of the practical skills required for that job. Alright, moving ahead, you also have legal quizzes to participate in. लीगल क्विजेस थ्योरी बेस्ड भी होते हैं और एप्लीकेशन बेस्ड भी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वर्जन्स में। और क्विजेस एक बहुत अच्छा जरिया है अपने लीगल कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यूअसली ब्रश अप करने का। सो मेक फुल यूज ऑफ इंटरनेट टू फाइंड द लॉ क्विज ऑफ योर इंटरेस्ट एरिया। इसके अलावा आप लीगल ओपिनियन राइटिंग कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको एक जजमेंट, लीगल इशू, रॉ फैक्ट्स या लॉ दिया जाएगा जिस पर बेसिकली आपको अपना ओपिनियन लिखना होता है। एज अ लॉ स्टूडेंट ये स्किल भी आपके लिए बहुत जरूरी है। किसी भी टॉपिक पर आपका एक टेक होना चाहिए, एक पर्सपेक्टिव, एक ओपिनियन होना चाहिए। दैट्स हाउ यू पोर्ट्रे टू द इंडस्ट्री दैट यू आर अ वेल रेड पर्सन। अच्छा, देयर इज अनदर वर्जन ऑफ लीगल राइटिंग कॉम्पिटिशन कॉल्ड द ब्लॉग राइटिंग कॉम्पिटिशन। इसमें आपको एक गिवन थीम या स्पेसिफिक टॉपिक पर ब्लॉग सबमिट करना होता है, और अगर आपका ब्लॉग सिलेक्ट हो जाता है तो आपको प्राइजेस के साथ ब्लॉग पब्लिकेशन भी मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लॉग राइटिंग और रिसर्च पेपर राइटिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो जब आप कोई लीगल ब्लॉग लिखते हैं उसमें एक इनफॉर्मल लैंग्वेज का, कैची फ्रेजेस का, या एक वो होता है ना जेन जी का फ्लेवर होता है टू एस्टैब्लिश अ कनेक्ट विद द रीडर्स, बट इट ऑल्सो कंटेन्स द लीगल एस्पेक्ट। Whereas रिसर्च पेपर्स में थोड़ी स्ट्रिक्ट लीगल लैंग्वेज होती है, अ बिट स्कॉलास्टिक टच। साइटेशन रूल्स भी ब्लॉग से ज्यादा रिसर्च पेपर्स में स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। आप कोई भी लीगल ब्लॉग पढ़िए और उसी टॉपिक पर किसी भी लॉ जर्नल का रिसर्च पेपर पढ़िए, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जजमेंट एनालिसिस और जजमेंट क्रिटिकल एनालिसिस कॉम्पिटिशन। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस एंड क्रिटिकल एनालिसिस? एनालिसिस का मतलब है जजमेंट के हर पार्ट को ब्रेक डाउन करके एक्सप्लेन करना, कंपैरेटिवली इजी लैंग्वेज में समझाना कि जजेस ने उसमें क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपको एनालिसिस में अपना ओपिनियन नहीं लिखना है। वहीं क्रिटिकल एनालिसिस में आपको सबसे पहले जजमेंट का शॉर्ट एनालिसिस करना है, यानी एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको डिफरेंट एंगल्स से उस जजमेंट के हर पार्ट को क्रिटिसाइज करना है। वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी हो सकता है और नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी। बेसिकली आपको ये बताना होता है कि आपके ओपिनियन में वो सही है या नहीं। एंड व्हाइल क्रिटिसाइजिंग यू हैव टू गिव वैलिड लीगल रीजंस टू बैक अप योर स्टेटमेंट्स। सो ये डिफरेंसेस आपको दिमाग में रखने हैं ये वाला कंपटीशन अटेम्प्ट करते वक्त। तो ये थे वो लॉ बेस्ड कॉम्पिटिशन्स जिनमें आपको लॉ स्कूल के दौरान जरूर हाथ आजमाना चाहिए, विच एवर एक्टिविटी इंटरेस्ट यू। ये जितने भी लीगल कॉम्पिटिशन्स के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, उन सभी के लेटेस्ट अपडेट्स आपको इन वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे। अगर इनमें से किसी भी कंपटीशन फॉर्मेट की आपको नॉलेज नहीं है एंड यू वांट अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट, लेट मी नो इन द कमेंट्स। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू फाउंड इट हेल्पफुल।
अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लीगल वीडियोस के लिए इस चैनल से कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल टू रिसीव रेगुलर अपडेट्स अबाउट द अपकमिंग वीडियोस. See you in the next video. Till then, take care and thank you for watching.